नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कविता थपलियाल। आप देख रहे हैं ईटी मनी, बनूं अपना फाइनेंस मिनिस्टर, जहां पर हम आपकी पर्सनल फाइनेंस से जुड़े हर सवाल, हर उलझन को सुलझाते हैं और आपको आपके निवेश के सफर में आगे बढ़ाते हैं। शो की शुरुआत करते हैं ऑन द शो के साथ। मेटावर्स की आभासी दुनिया, समझे इस जादुई दुनिया में जमीन से लेकर टोकन खरीदने के विकल्प। सीए रचना रनाटे होंगी हमारे साथ आज इस क्लास के लिए। म्यूचुअल फंड निवेशक विदेशी निवेश के लिए आखिर करें कितना इंतजार, आज हम आपको बताएंगे इंटरनेशनल बाजार में म्यूचुअल फंड निवेश के लिए निवेश का नया रास्ता क्या है। साथ ही रिटायरमेंट के बाद अगर आपको करना है वर्ल्ड टूर, इतना ही नहीं, अगर आपको अपने पोर्टफोलियो में रिस्क को कम करना है, जोखिम को कम करना है, तो आपको बताएंगे पोर्टफोलियो प्लानिंग का सही तरीका। और साथ ही आपको देंगे टिप्स एक संतुलित पोर्टफोलियो बनाने के लिए, लेकिन इसके लिए आपको अपने सवाल हम तक पहुंचाने होंगे। ये आप कैसे करेंगे? बस आपको अपना सवाल हमें व्हाट्सएप कर देना है। नंबर आपकी स्क्रीन पे फ्लैश हो रहा है 9619873567। ये वो नंबर है जहां पर हमें इंतजार रहता है आपके सवालों का। म्यूचुअल फंड एक ऐसी कैटेगरी है जहां पर अलग अलग तरह के निवेशक हमें आते हुए दिखाई देते हैं। अगर आप सभी की जोखिम उठाने की क्षमता अलग है, आपके आर्थिक लक्ष्य अलग हैं, आपकी निवेश करने की अवधि अलग है, हर उस निवेशक के लिए आपके पास म्यूचुअल फंड में निवेश करने का मौका है, आपके पास विकल्प है। लेकिन अगर आपको विदेशी बाजार में निवेश करना है या विदेशी एक्सपोजर चाहिए, तब भी म्यूचुअल फंड में इसका बंदोबस्त है, लेकिन फिलहाल उस पर थोड़ी सी रोक लगी हुई है। क्या है पूरा मामला, समझेंगे ईटी मनी के सीईओ संतोष नवलानी से। संतोष, फिलहाल म्यूचुअल फंड के जो निवेशक हैं, स्वागत है आपका सबसे पहले तो हमारी इस पेशकश में। सवाल मेरा आपसे यही था कि फिलहाल मौजूदा समय में क्यों भारत के म्यूचुअल फंड निवेशक विदेशी बाजार में पैसे नहीं लगा सकते हैं किसी फंड के जरिए? तो कविता, सेबी की एनुअल लिमिट्स हैं फॉर इंटरनेशनल फंड्स। बेसिकली कोई भी इंटरनेशनल फंड्स में इन्वेस्ट करने के लिए सेबी के रेगुलेशंस हैं कि कितना इंडियन म्यूचुअल फंड्स इन्वेस्ट कर सकते हैं इन फंड्स में इंडियन पैसा। तो उसकी लिमिट है, एनुअल क्यूमुलेटिव लिमिट है $7 बिलियन। नौ $7 बिलियन पूरी इंडस्ट्री को अलाउड है टू इन्वेस्ट इन इंटरनेशनल फंड्स। वो लिमिट ऑलमोस्ट रीच हो चुकी थी इन फरवरी, जिसकी वजह से सेबी को इंस्ट्रक्ट करना पड़ा म्यूचुअल फंड कंपनीज को कि और पैसा नहीं लिया जाए फ्रॉम इन्वेस्टर्स, क्योंकि वो लिमिट के ऊपर अलाउड नहीं है इन्वेस्ट करना। ये लिमिट आरबीआई के साथ कंसल्टेशन में अग्री की जाती है, और जब तक अभी वो लिमिट को एनहांसमेंट नहीं होगा तब तक म्यूचुअल फंड कंपनीज ने नया पैसा लेना बंद कर दिया है। ये लिमिट शायद कुछ अराउंड $6.5 बिलियन रीच हो चुका था। तो इसलिए एक एडवांटेज दिया गया इन्वेस्टर्स को कि जिसकी एग्जिस्टिंग एसआईपीज रजिस्टर्ड है इन फंड्स में, उनकी इन्वेस्टमेंट्स कंटिन्यू रहेंगी जब तक वो लिमिट रीच नहीं होती है। जब वो लिमिट वहां पे रीच हो जाएगी तो शायद ये एसआईपीज को कुछ टाइम के लिए पॉज किया जाएगा। इनफैक्ट कुछ म्यूचुअल फंड कंपनीज ने ऑलरेडी पॉज किया हुआ है, क्योंकि जो $7 बिलियन लिमिट पूरी इंडस्ट्री के लिए है, वैसे ही हर म्यूचुअल फंड हाउस के लिए भी एक $1 बिलियन की लिमिट है पूरी क्यूमुलेटिव। तो जिसकी लिमिट रीच हो चुकी है उसमें फर्दर इन्वेस्टमेंट्स एसआईपी जरिए भी बंद हो जाएंगी। लेकिन ये टेम्पररी है, ये कुछ वीक्स में, कुछ महीनों में, हम बोल नहीं सकते कब तक अप्रूवल वापस आएगा। लेकिन जब वो आ जाएगा तो ये वापस जैसे नॉर्मल इन्वेस्टमेंट चालू थे वैसे ही वापस चालू हो जाएंगे। तो ये टेम्पररी सस्पेंशन है, ऐसा कोई परमानेंट प्रॉब्लम नहीं है, इज हाउ वी शुड लुक एट इट।
बिल्कुल। वैसे काफ़ी समय से हम सब इसी का इंतज़ार कर रहे हैं कि कब ये कैपिंग बढ़ेगी और सेबी की तरफ से कोई दिशा निर्देश उसको लेकर जारी किए जाएँगे। लेकिन इस बीच हमने देखा है कि कुछ फंड्स जिनमें अंतर्राष्ट्रीय एक्सपोज़र था संतोष, उन्होंने अपनी रणनीति में बदलाव भी किया है और जिनमें निवेश रुका हुआ था, उन्होंने एक बार फिर से निवेश की शुरुआत की है, अपनी स्ट्रैटेजी में बदलाव किया है। कितने तरह के ऐसे फंड्स हैं जिनमें विदेशी निवेश था और उन फंड्स की स्ट्रैटेजी में अब हमने बदलाव आते हुए देखा है संतोष? सो कविता, कुछ फंड्स हैं, जैसे सबसे बड़ा फंड मार्केट में जो है, जो एक फ्लेक्सी कैप स्ट्रेटजी फॉलो करता है, फ्लेक्सी कैटेगरी फंड है, पराग पर एक फ्लेक्सी कैप फंड। तो ये बहुत सालों से, या जब से फंड लॉन्च हुआ है तब से इस फंड का स्ट्रेटजी रहा है कि अप टू 35% वो इंटरनेशनल स्टॉक्स में डायरेक्टली इन्वेस्ट करते हैं और 65% डोमेस्टिक अलोकेशन करते हैं। वो मिनिमम 65% है और मैक्सिमम 35 इंटरनेशनल के लिए है। लेकिन हमेशा बिकॉज जो कंपनीज मार्केट में आउटसाइड ऑफ इंडिया है और बहुत ब्रांड पावर है, प्राइसिंग पावर है, बड़ी कंज्यूमर कनेक्ट है, जैसे अमेजॉन, गूगल, फेसबुक, माइक्रोसॉफ्ट, टेस्ला, ये बड़ी बड़ी कंपनीज जो हर जगह पूरे वर्ल्ड में बिजनेस करती हैं और काफी अच्छा ब्रांड है। तो पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड ने काफी समय से ऐसे स्टॉक्स में पैसा लगाया हुआ है। तो बिकॉज वो मैंडेटरी 35% मिनिमम नहीं है, ये एक फंड मैनेजर के पास लिमिट है, एक फ्लेक्सिबिलिटी है, एक अप्रूवल है कि वो इन्वेस्ट कर सकता है। तो स्टार्टिंग में जब ही रोका गया था, ये टेम्पररी सस्पेंशन लाया गया था, तो पराग पारिक म्यूचुअल फंड हाउस ने एक डिसीजन लिया था कि वो हमेशा 35% मेंटेन करना चाहते हैं इंटरनेशनल एलोकेशंस में। तो इसलिए उन्होंने अपनी रणनीति नहीं बदली और बोला कि हम फर्दर फंड इन्वेस्टमेंट्स बंद करेंगे। लेकिन अभी जैसे लग रहा है ये टेम्पररी सस्पेंशन भले ही टेम्पररी, लेकिन कुछ लंबे समय के लिए हो सकता है। तो उन्होंने अपने इन्वेस्टर्स को मौका दिया है कि बिकॉज पराग पारिक सिर्फ एक इंटरनेशनल फंड्स में इन्वेस्ट करने का जरिया नहीं है, प्राइमरली एक लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन करने का तरीका है। और उसमें काफी कुछ इंडियन फंड्स, मेजॉरिटी इन्वेस्टमेंट इंडियन फंड्स में होती है, इंडियन स्टॉक्स में होती है। तो वो फ्लेक्सिबिलिटी पराग पारिक फंड हाउस ने वापस दी है, उन्होंने अपना इन्वेस्टमेंट जारी किया है। तो मैं नहीं बोलूंगा उन्होंने रणनीति चेंज करी है। रणनीति हमेशा यही रही है कि अप टू 35% वो इंटरनेशनल स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं। तो अप टू 35 मतलब कल जाके वो शायद अप टू 30 हो जाएगा, बिकॉज वो नया पैसा डोमेस्टिक स्टॉक्स में ही लगाएंगे। तो थोड़ा बहुत अलोकेशन चेंज होगा, ये रणनीति चेंज नहीं बोलेंगे, ये उनको सेबी के रूल्स फॉलो करने हैं, इसलिए वो ऐसा कर रहे हैं। लेकिन अभी भी अच्छा तरीका है टू गेट एक्सपोजर, बिकॉज आप जब इन्वेस्ट कर रहे होते हैं पराग पारिक में अभी भी, तो आपको कुछ ना कुछ एक्सपोजर ऑटोमेटिकली मिलेगा, क्योंकि पूरे फंड में कम से कम 20, 25, 30% अभी भी इंटरनेशनल लोकेशन होगा। तो जो उतार चढ़ाव इंटरनेशनल स्टॉक्स में आएगा, जिस स्टॉक्स में पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड ने एक्सपोजर लिया हुआ है, उसका एडवांटेज इंडियन इन्वेस्टर्स को मिलेगा। तो आप वो कंटिन्यू अभी भी कर सकते हैं, जो लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं, जो लोग नया इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं। ऑलराइट, लेकिन अब हम बात करना चाहते हैं उन तमाम निवेशकों की संतोष जो कि शायद अंतर्राष्ट्रीय बाजार में निवेश करना चाहते हैं, और अगर म्यूचुअल फंड का रास्ता अपनाना है तो अब उनके लिए क्या क्या विकल्प हैं और कैसे कैसे अपने पोर्टफोलियो में डाइवर्सिफिकेशन के लिहाज से, पोर्टफोलियो विस्तार के लिहाज से इसका सहारा ले सकते हैं। अभी एक तरीका है कविता, बहुत सारे यूएस बेस्ड काइंड ऑफ ब्रोकर्स हैं, रादर कुछ इंडियन कंपनीज भी हैं जो यूएस ब्रोकर्स के साथ टाई अप करके आपको अलाउ करती हैं इन्वेस्ट करना यूएस मार्केट में। और एक बहुत रिलायबल तरीका एनएसई का भी है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का इनिशिएटिव है इन इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर, जो गिफ्ट सिटी के नाम से बोलते हैं। तो वहाँ पे जो एनएसई का जो इंटरनेशनल एक्सचेंज है, वहाँ पे एनएसई अलाउ करता है फॉरेन सिक्योरिटीज में ट्रेड करने के लिए।
प्राइमरली वो लॉन्च किया गया था फॉरेन इन्वेस्टर्स को और एनआरआई को इन्वेस्ट करने के लिए इन इंडियन मार्केट्स, लेकिन अभी उन्होंने एक इनिशिएटिव किया है कि इंडियन रिटेल इन्वेस्टर्स भी फॉरेन सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो एक बहुत ही छोटी पहल की है एनएससी आईएफएससी गिफ्ट सेंटर की तरफ से, जिसमें 8 स्टॉक्स लॉन्च किए गए हैं। तो ये 8 स्टॉक्स हैं, अमेजॉन, गूगल, मेटा प्लेटफॉर्म्स मतलब फेसबुक, माइक्रोसॉफ्ट, कपल ऑफ मोर कंपनीज उसके अंदर हैं, शायद टेस्ला। तो ये कंपनीज में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं बाय टेकिंग एडवांटेज ऑफ आरबीआई की स्कीम है, लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम, जिसमें आप सालाना $2.5 लाख इन्वेस्ट कर सकते हैं डायरेक्टली डॉलर्स में। तो आप अपने पास जो आपका ब्रोकर होगा, स्टॉक ब्रोकर होगा, आप उनसे पता कर सकते हैं कि वो इंटरनेशनल गिफ्ट सेंटर को सपोर्ट करता है कि नहीं करता है, एनएससी के आईएफएससी को सपोर्ट करता है कि नहीं करता है। अगर वो सपोर्ट करते हैं तो आप उसमें एक फैसिलिटी का एक काइंड ऑफ अप्लाई कर सकते हैं, अपना अकाउंट खोल सकते हैं और इन शेयर्स में ट्रेड कर सकते हैं इन सिटिंग इन इंडिया। और अगर आपको लगता है कि आप ये 8 कंपनीज में इन्वेस्ट करना चाहेंगे और ये आपके रिस्क एपेटाइट, आपके इंटरनेशनल इन्वेस्टिंग स्टाइल को सूट करती हैं, तो आप ये एडवांटेज ले सकते हैं और डायरेक्टली इन्वेस्ट कर सकते हैं। संतोष, मुझे ये बताएं कि भले ही अंतर्राष्ट्रीय बाजार की ओर आपको डाइवर्सिफाई करना चाहिए, लेकिन बहुत ज़रूरी है ये समझना कि आप कब डाइवर्सिफाई करें, किस तरह के बाजार में डाइवर्सिफाई करें, और म्यूचुअल फंड के ज़रिए करें, स्टॉक्स के ज़रिए करें। एक निवेशक के पास एक रणनीति तैयार होनी चाहिए और उससे पहले आपका जो एक कोर पोर्टफोलियो है आपको वो तैयार कर लेना चाहिए। तो अंतर्राष्ट्रीय बाजार की ओर दिलचस्पी दिखाने में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, लेकिन कैसे इंश्योर करें कि यहाँ पर भी आप ओवर डाइवर्सिफिकेशन का शिकार ना हो जाए, तरह तरह के निवेश विकल्प ना शामिल कर लें अपने पोर्टफोलियो में, भले म्यूचुअल फंड्स के जरिए हो या स्टॉक के जरिए हो। श्योर, बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है कविता, मैं कंप्लीटली एग्री करता हूँ इस चीज़ के ऊपर। सच्चाई है कि इंटरनेशनल अलोकेशन एक आपके ऐसे अलोकेशन का पार्ट होना चाहिए। तो आप एक इंडियन इन्वेस्टर हैं तो आप अपनी इंडियन इन्वेस्टमेंट्स को डी रिस्क कर सकते हैं बाय टेकिंग सम इंटरनेशनल एक्सपोजर। इससे आपको करेंसी का एक्सपोजर मिलता है, आपको एक ग्लोबल इकोनॉमी का एक्सपोजर मिलता है। तो ये एक छोटा पार्ट हो सकता है आपके पोर्टफोलियो का, डिपेंडिंग ऑन आप किस तरह के इन्वेस्टर हैं। ये हो सकता है कि आप 30 से 40% भी इंटरनेशनल एक्सपोजर ले सकते हैं, जो कि बहुत ज्यादा वोलेटाइल हो सकता है, बिकॉज इसमें सिर्फ एक ग्लोबल इकोनॉमी का रिस्क नहीं है, इसमें करेंसी रिस्क भी है। या फिर आप एक कंजर्वेटिव इन्वेस्टर हैं तो आप थोड़ा स्टार्ट कर सकते हैं, 5% 10% आपके पोर्टफोलियो का इंटरनेशनल अलोकेशन होना चाहिए। तो आप अपनी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स को समझिए कि आपका ऐसा अलोकेशन किस तरीके से होना चाहिए, और इसके हिसाब से आप 5 से 30% की रेंज में इंटरनेशनल अलोकेशन ले सकते हैं पोर्टफोलियो में। ये सही तरीका होगा कि आप एक वेल डाइवर्सिफाइड म्यूचुअल फंड लें, बिकॉज उन्होंने अपनी रिसर्च करी होगी, उन्होंने डिसीजन लिया होगा कि कौन सी कंट्री में कितना पैसा लगा सकते हैं, यूएस मार्केट्स में लगाना है, यूरोप मार्केट्स में लगाना है, जापान में लगाना है, चाइना में लगाना है। तो एक रिसर्च बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम बिलीव करते हैं कि डिस्पाइट हम एक इंडियन इन्वेस्टर होने के बावजूद हमको एक ट्रस्टेड फंड मैनेजर पे पैसा लगाना चाहिए या एक इंडेक्स फंड में पैसा लगाना चाहिए, तो सेम प्रिंसिपल इंटरनेशनल में ज्यादा जरूरी हो जाता है, क्योंकि आपको शायद वहां के मार्केट के ना रूल्स पता है, ना कंपनी के बारे में डिटेल इन्फॉर्मेशन है। तो इंटरनेशनल म्यूचुअल फंड रूट फार बेटर रूट रहेगा। इंटरनेशनल इंडेक्स फंड जैसे नैस्डैक का इंडेक्स फंड है, या S&P 500 का इंडेक्स फंड है, मिराय म्यूचुअल फंड कंपनी के पास भी बहुत इंटरेस्टिंग प्रोडक्ट है, मिराय S&P 500 टॉप 50 का फंड ऑफ फंड है। तो बहुत इंटरेस्टिंग प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं। आप अगर कुछ समय वेट करेंगे तो शायद बेटर होगा इन्वेस्ट करना, ना कि एक खुद के अकाउंट से डायरेक्ट स्टॉक बाय करने की कोशिश करना। वो शायद एक इवॉल्व इन्वेस्टर को सूट करेगा, क्योंकि आपको पता रहना चाहिए कि कितना अलोकेशन उस स्टॉक में डालना है, और आपकी एंट्री प्राइस कैसी होनी चाहिए, कितने लंबे समय पे इन्वेस्ट करना है और एग्जिट करना है। तो ऑप्शंस अवेलेबल है, लेकिन आपको समझना पड़ेगा कि कितना अलोकेशन करना है और क्या तरीका बेटर होगा आपके लिए। क्यों करूं?
ये तो यहाँ पर काफ़ी विस्तार से आपने समझाया कि कैसे अंतर्राष्ट्रीय बाजार में अभी अगर आपको निवेश करना है तो क्या क्या विकल्प आपके पास है, और साथ ही डाइवर्सिफिकेशन के लिहाज से अंतर्राष्ट्रीय एक्सपोजर ज़रूरी तो होता है, लेकिन ये समझना बहुत ज़रूरी है कि आप इसको किस तरह से आगे ले जाएं, आपके पोर्टफोलियो के किस हिस्से में और किस लक्ष्य के साथ ये बंधा हुआ है। बहुत बहुत धन्यवाद संतोष, तमाम समझाइश आज हमें शो पर देने के लिए।